आगे बढ़ते हैं और भी सवालों का जो है सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे जो यहाँ जिला पंचायत सदस्य के हैसियत से भी रह चुके हैं और दूसरी चीज किसान यूनियन में लंबे समय तक बने रहे हैं, खास करके किसानों का मुद्दा इस समय चल रहा है, तो एक सवाल और ज्यादा हो जाएगा। टिकैत से शुरू करते हैं, अभी तक टिके हुए हैं। भाई मैं किसान यूनियन में बहुत दिनों तक संघर्ष किया हूँ और यहाँ क्षेत्र के किसानों के लिए खाद हो, बीज हो, उसके लिए लड़ाई लड़ा। जब जरूरत पड़ने पर कहीं आंदोलन भी करना पड़ा, किसानों की घाटे मुकदमे भी झेलने पड़े, लेकिन हकीकत में मुझे लगा कि ये संगठन अगर सच्चे तन मन धन से लगा है तो हकीकत में इसका लाभ जनता को मिल रहा है और हर वर्ग हर समाज के लोगों को मिल रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदरणीय राकेश टिकैत जी, आज लगभग 6 महीने हो गए और आंदोलन कर रहे हैं एक ऐसी समस्या को लेकर के कि हकीकत में वह उनका व्यक्तिगत फायदा नहीं है। कृषि से जुड़े जितने भी किसान और जितने भी मजदूर हैं उन सब पे उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी जब गृहस्थी ऐसे ब्रांड लोगों के हाथ में चली जाएगी, ऐसे लोगों उस कृषि को अपना लेंगे तो हकीकत में वो गेहूं जो आज 20 रुपए किलो का है, ऐसी ब्रांडिंग करके और उसका ऐसा प्रचार प्रसार करके वो गेहूं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 20 के बजाय 100 रुपए 80 रुपए में बिकेगा। क्या लगता है कि किसान तो बहुत जज्बाती भी होता है और मेहनती भी होता है, बहुत सारी गुण होते हैं उसमें। क्या लगता है कि अभी तो करीबन साल भर का वक्त हो गया, लगातार दिल्ली में जो है किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, चाहे बारिश का समय हो या आंधी का समय हो या ठंडी का समय हो, हर समय में जो है लगातार साल भर से जो है किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। ये कब तक बने रहेंगे? और देखिए, किसी भी चीज, किसी भी लड़ाई के लिए आदमी आखिरी उम्मीद तक संघर्ष करता है। जब उसे लगता है कि हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे तो एक न एक दिन जरूर वो लौट जाता है। आपका विचार मैं जानना चाहता हूँ, क्या ना उम्मीद होकर वो लोग लौट जाएंगे या सरकार बात को मान लेगी? नहीं, मुझे लगता है सरकार, देखिए सरकार जनता के लिए होती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्या का निस्तारण जरूर करेगी, चाहे उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव से पहले कर दे। मुझे लग रहा है कि होगा, कुछ निष्कर्ष होगा और सरकार कुछ न कुछ फैसले लेगी जो किसान के हित के होंगे, मुझे उम्मीद है। इस क्षेत्र को किस दिशा में, अगर आपसे ये विकास की बात की जाए तो सबसे पहला पैमाना क्या है होगा कि जो इस क्षेत्र को बदलने के लिए, इस क्षेत्र की सूरत और सीरत को बदलने के लिए किस पे मेहनत करना चाहिए? सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर देना होगा और शिक्षित जब लोग होंगे तो व्यवस्था अपने आप परिवर्तन होगी। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के इस इलाके में शिक्षा का कोई ऐसा माध्यम नहीं है। कहीं 8 तक स्कूल है, कहीं 12वीं तक के स्कूल है, कोई टेक्निकल डिग्री कॉलेज या ऐसे विद्यालय नहीं है जिससे यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ऊपर उठकर पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी तो हम लोग क्षेत्र की बात कर रहे थे और अब हम जिले की बात कर लेते हैं। अगर जिले की बात की जाए तो एक बहुत पिछड़ा जिला माना जाता है उन 75 जिलों में से, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अगर कॉलेज की बात की जाए, कॉलेज भी बहुत ठीक ठाक कॉलेज यहाँ नहीं है। 23 से 24 साल का वक्त हो गया बस्ती जिले से अलग हुए, और उसके बाद से अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा भी बैक है। ऐसे में एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ही छुपा हुआ मुद्दा है वो है कि बस स्टैंड तक इस जिले में नहीं है, जहाँ हर जिले में हाईटेक जो है बस स्टैंड बन रहे हैं, हर जिले में हाईटेक सत्ता के बीजेपी कार्यालय बन रहे हैं, या कोई अन्य पार्टी हो, हर जिले में मेहनत कर रही है। लेकिन इस जिले में मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद जो है आज बस स्टैंड तक की किल्लत लोग महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आप, क्योंकि यहाँ पे जो है सपा की भी सरकार रही है और बीजेपी की अब सरकार है, तो इसके लिए अगर बात की जाए, क्या आप लोगों ने उस समय आवाज को उठाया था? देखिए, हकीकत ये है कि मुखलिसपुर में बहुत पहले हम लोगों के बचपने में एक बस अड्डा था, लेकिन कहीं न कहीं उदासीनता के नाते, यहाँ के स्थानीय नेताओं के नाते, जिन लोगों ने कभी उस मुद्दे पे गहरा चिंतन मंथन नहीं किया और अपने ऊंचे पद के बैठे तमाम अधिकारी या जो भी नेतागिरी से जुड़े लोग हैं उन तक ये बात नहीं पहुंचाई। हाँ, मीडिया के माध्यम से ये बात जरूर उछलती रही है, चाहे वो हमने मीडिया के लोगों को बताया या किसी ने बताया, ये चीज आती रही है पेपरों में, संज्ञान में अधिकार, लेकिन कोई नेता इस पे, मंत्री कोई तवज्जो नहीं दिया। चाहे जिसकी सत्ता रही हो, आज बीजेपी की सत्ता है, समाजवादी की थी, बसपा की थी, लेकिन
कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये इस इलाके पे चूंकि बाहरी लोग ज्यादा यहाँ का नेतृत्व किए हैं, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। जब तक स्थानीय नेता का नेतृत्व जिले में नहीं होता है, तब तक वहाँ की जनता का दर्द सही तरीके से समझने वाला कोई नहीं होता। एक बात आपको बता दें, इस बार ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा है, बहुत जो है अगर कहें कि चाय की केतली से निकलती भाप से भी तेज ये सियासत हो गई है। और ऐसे में अगर खास करके पौली ब्लॉक की राजनीति को ले लें तो अखाड़े में 4-5 प्रत्याशी हैं और 5 एक से बढ़कर एक अपने आप को गिना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनने वाला वो कौन सा चेहरा है जिसको लोग साथ देंगे? अभी देखिए हम आपको बता दें, क्योंकि वर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख पूर्व रहे हैं वो शोभा देवी, जिनके पति हैं आदरणीय राम मिलन यादव जी, और हकीकत में हमारा इनका संबंध बहुत दिल का गहरा रिश्ता रहा है। और अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग 2 महीना 4 महीना दूर हो जाएं और कह दें कि हम लोगों में संबंध नहीं है, तो जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जानते हैं इन दोनों लोगों का दिल का रिश्ता है। और हकीकत में चूंकि चुनाव है और चुनाव का वोट जब तक न पड़ जाए तब तक कभी जीत का मान के नहीं चलना, जीत का लक्ष्य लेके चलना चाहिए। लेकिन हकीकत बता दें, जो सरलता और जो सादगी और जो क्षेत्र में चाहे मरनी हो या न्योता हो, जितना राममिलन यादव जी कवर कर देते हैं, कोई भी प्रत्याशी इस बीच में ऐसा नहीं है जो जनता के बीच में राममिलन यादव से ज्यादा पहुंच पाता हो। तो मुझे जहां तक दिखाई पड़ रहा है कि ज्यादातर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सहयोग और उनका मन और उनकी आत्मा इन्हीं के परत है। बाकी तमाम तरीके प्रलोभन होते हैं, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ जाता है, किस हिसाब से एडजस्ट होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन दिल के रिश्ते के साथ अगर कोई जुड़ा है ज्यादातर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का साथ, तो राममिलन यादव के पक्ष में आपको सही चीज बता दें। अभी कहने के लिए तो जितने लोग प्रत्याशी हैं हमसे मुलाकात सबकी होती है, सब लोग अपना अपना बताते हैं। क्योंकि 53 क्षेत्र पंचायत सदस्य है और जब मैं जोड़ा लोगों का आंकड़ा तो 70 के ऊपर चला जा रहा था। मैंने कहा बताओ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी तक जो भी है भारी राममिलन यादव चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई कसर नहीं है। और आने वाले दिन में आप खुद अपने कलम से भी लिखना चालू कर देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और हमारी भी शुभकामना है, ये भी बता दें कि हमारी भी दिल से शुभकामना है। आप यहाँ के चर्चित नेताओं में से हैं, चाहे खेल का मैदान हो या शिक्षा का मैदान हो, बहुत सारी चीजों में आपको बहुत लंबी लंबी स्पीच देते हुए सुना है हमने। और खास करके ये वो क्षेत्र है जो अगर खेल के मैदान की अगर बात की जाए तो जो नौजवान है वो एक स्टेडियम, क्योंकि आज से पहले काफी समय पहले अगर यहाँ भालचंद यादव बहुत बड़े चेहरे पूर्वांचल का अगर बात करें, बहुत बड़ा चेहरा थे, उन्होंने भी जो है एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि यहाँ एक स्टेडियम होगा। ऐसे में तो दुनिया में होना रहे, लेकिन आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप कई खेल के मैदान में जाकर जो है एक अच्छी स्पीच दे चुके हैं, कितना प्रभावित है उन बच्चों से, उन नौजवानों से, उनके लिए? अब आपको बता दें, क्योंकि लोग, मैं तो जानता हूं हमारे इस इलाके और क्षेत्र के नौजवान शायद टीवी पे मैच देखते थे, कभी इतने बड़े ग्राउंड पे सोचे नहीं होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड की तरह एक खेतों में और ग्राउंड बना करके हमें भी मौका मिलेगा मैच खेलने का। नौजवानों के आह्वान पर लोगों ने हम पर भरोसा जताया, उनको हमारे नेतृत्व पर भरोसा था कि भैया अगर इसका नेतृत्व कर देंगे तो हमारा मैच सफल होगा। हमने इसका नेतृत्व किया और अपने गांव में ना बल्कि गौवा पार्क की धरती पर, अमौली की धरती पर इतना बड़ा ग्राउंड बनाया और 10-10 दिन का लगातार मैच कराया, नाइट का मैच। और जब ग्राउंड पे लाइट जलती थी तो एक मरतबा एहसास होता था कि वाकई अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड पर बच्चे मैच खेल रहे हैं, और बहुत उत्साहित हुए। इस क्षेत्र में तब से आज तक नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चालू है। पहला ये ग्राउंड था कि जहाँ पे हमने नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का फुल बाउंड्री का मैच कराया था, और बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही ईमानदारी के साथ दोस्त दुश्मन सबका दिल जीतने का हमने प्रयास किया था। और हमेशा आधे घंटे में लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता था, यह मेरे इलाके और क्षेत्र के नौजवानों, बुजुर्गों, यह आपके क्षेत्र के सम्मान और इज्जत और वकार का सवाल है। कहीं से भी कोई दिक्कत अगर होगी तो हमारे क्षेत्र की बेइज्जती होगी। तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया कि 10 दिन के मैच में कहीं 1% भी टीका टिप्पणी नहीं हुई। और जो लोग भी खेल के मैदान से गुजरे वो लोग यहाँ की तारीफ करते हुए गए। और रहा स्टेडियम का सवाल, तो हकीकत है मैं उस महापुरुष आदरणीय श्री भालचंद यादव जी का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी छत्रछाया में हम लोग राजनीति करते थे।
इन्हीं कारणों से थोड़ा होता है आपस में मनमुटाव, कभी ऐसे भी वक्त आ जाते हैं, पल आ जाते हैं। लेकिन हकीकत में दिल और आस्था से हम लोग उनके साथ जुड़े थे, वो भी हम लोगों को मानते थे और उनका सपना था आज जीवित होते और अगर पद पे होते, सांसद पद पे होते हो, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक यहाँ लहलहाता हुआ स्टेडियम आपके क्षेत्र में होता। बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा नेता हमारे बीच में नहीं है और जो भी उन जनप्रतिनिधि को इस क्षेत्र के लोगों ने सम्मान दिया, हकीकत में संत कबीर नगर से जिले से न वास्ता रख के आपके गैर जनपदों से वास्ता रखते हैं। जब यहाँ के लोगों का दर्द नहीं जाने हैं, यहाँ के लोगों के बीच में बैठे नहीं है, तो क्या यहाँ के लोग की भलाई करेंगे। तो कहीं न कहीं बहुत लोग महसूस करते हैं कि हकीकत में हमने एक ऐसे नेता को खो दिया जो हकीकत में गरीबों का नेता था, मजलूमों का नेता था, असहायों का नेता था। जिस रोड से भी निकलता था तो इतना जान लीजिए कि गरीब हमेशा लाइन लगा के खड़े रहते कि हमारा नेता आ रहा है, हमारी गरीबी दूर होगी। मुझे वो दिन याद है कि एक दिन यही पंडित जी का स्कूल था यही गोविंदगंज बाजार में और हम लोग गए थे सांसद जी के पास मिलने के लिए। कहे कि यार चलना था फला जहाँ पे के स्कूल में ब्राह्मण पंडित जी का स्कूल है, अगर मैं नहीं जाऊंगा उद्घाटन करने तो यही होगा कि देखो यादव के यहाँ जाते हैं ब्राह्मण के यहाँ नहीं आए। तो मेरे पास आज पैसा नहीं है। मैं गवाह हूँ इस चीज का कि एक पुराना जनरेटर उनके यहाँ रखा था, कभी कोई आया था खरीदने लेकिन कुछ पैसे के कम ज्यादा के नाते नहीं दिए थे। तुरंत फोन लगाया और उसको बुलाया, कहे कि कितना दोगे, वो कहा इतना देंगे। कहे ठीक है। 17 या 18 हजार रुपया उनको मिला और तुरंत हम लोगों को लेके निकल दिया। आए उस पंडित जी के स्कूल पे गोविंदगंज में और वहाँ उद्घाटन किए, 11,000 दिए। ऐसे पौली होते हुए जो मिले 1,500 दिए, पैसा खत्म। फिर सीधे वो अपने डेयरी पर उसी दिन में मान गया सुबह का ये नेता ये जनता का नेता है। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है कि यहाँ के लोग नहीं समझ पाए और हमेशा अपनी बागडोर दूसरे लोगों के हाथ में देते रहे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सच है जिस तरीके से कहा जाता है कि व्हाइट लिबास वालों से दिल की कहानियां मत जोड़ो, ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्रेम करते हैं। लेकिन भालचंद्र यादव इस बात को पूरी तरीके से झुठलाते हुए नजर आते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत सारे समय में हमने भी उनको कवर किया और देखा है कि जिस तरीके से वो अगर जेब में हाथ डालते थे तो ये भी नहीं पता कि कितना निकाल रहे हैं, कितना लोगों को दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो धनघटा से लेकर जितने पुल बने हैं, बहुत सारे पुल हैं जिनका उन्होंने डेवलपमेंट किया। बहुत सारी ट्रेनें थी जो यहाँ पे नहीं रुकती थी, उन्होंने रुकवाने का काम किया है। खैर ये तो चलता रहता है क्योंकि प्राकृतिक है और जीना मरना सबका लगा रहता है। और आगे हम सवाल करते हैं क्योंकि इस समय आज की राजनीति खास करके जो है, चाहे चाय की दुकान हो या पान के ठिये हो, ऐसी जगह पे आके रुकी है। क्योंकि क्षेत्र पंचायत सदस्य की एक बहुत बड़ी भूमिका से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा और ऐसे में क्षेत्र पंचायत सदस्य का रुख क्या होगा उनको भी टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य मुन्ना जी हैं, उनसे भी मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा से खास करके पौली ब्लॉक की राजनीति को क्या व्याख्या किस तरीके से करना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे। भाई हम तो तन मन धन से हर चीज से प्रमुख जी के साथ में हैं, राम मिलन यादव जी के साथ में। आपको 5 साल से यहाँ देख रहे हैं, 5 साल से आप यहाँ प्रमुख रहे हैं और ये भी हमने हवा देखा कि सारे बीटीसीओ का रुख आपके तरफ है और हम लोग तो तन मन धन से उन्हीं के साथ लगते हैं। तो आज के इस विशेष दिन पर खास करके इस क्षेत्र के बारे में और इस जिले के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी चीजों के जो मुद्दे बहुत बैक हैं, जिन पर किसी का फोकस नहीं, और इस खबर से हमारी बहुत सारे मुद्दे पे आप जो है बारीकी से समझ सकते हैं और उस पर अगर सही तरीके से वर्क किया गया तो मुझे लग रहा है कि संत कबीर नगर उन 75 जिलों में सबसे अव्वल जिला बनकर उभरेगा।